प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया यासिन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर वतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले इमरान खान को हटाने के लिए ऑपोजिशन मुत्तहिद। शहबाज शरीफ को वजीर आजम जबकि परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाने की तजवीज दे दी गई। पीटीआई के 11 MNA चौधरियों के साथ मिल गए। मीडिया का दावा कि ऑपोजिशन इमरान खान को हटाने की पोजीशन में आ चुकी है। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सफारती दुनिया का बड़ा मोड़। इमरान खान अहम दौरे रूस पर पहुंच गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग के इम्कानात बढ़ गए। मगरिब ने रूस को पाबंदियों में जकड़ दिया। इस अहम मौके पर वजीर आजम का दौरा रूस, क्या अमेरिका से दूरी पाकिस्तान सफारती महाज पर अपने पत्ते कामयाबी से खेल रहा है? इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पैका ऑर्डिनेंस के मामले पर इमरान खान हुकूमत की इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हाथों पहली शिकस्त। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पैका कानून की दफा 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया। अटॉर्नी जनरल ने भी पैका ऑर्डिनेंस की मौजूदा हालत को ड्रैकोनियन लॉ करार दे दिया। क्या मीडिया अथॉरिटी बिल की तरह पैका से भी हुकूमत को बैकआउट करना पड़ेगा? ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन, अभी भी आप क्या कहेंगे कि ये रवायती सियासत चल रही है और इसमें कोई खास डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही? क्योंकि अभी तो थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ कहा जा सकता है कि मैंने पहले भी कभी नहीं कहा कि ये रवायती सियासत चल रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं इस वक्त मॉस्को में थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है ना रुकवाने के लिए सरगर्म है और पाकिस्तान के अंदर जो जंग जारी है उससे बहुत दूर जा चुकी है और यहाँ बहुत जंग जो है ना हॉट हो गई है। अब वही वो जो अंग्रेजी में कहते हैं द डैगर्स आर आउट एंड ग्लव्स आर ऑफ। बिल्कुल वो तलवारें उसमें से म्यान में से निकल आई हैं बाहर, सब ने सीधा सीधा कर दिया है। अब उसमें बात यह है कि हर एक के पास अपने तुर्प के पत्ते हैं और पहले तो ये अगर तो ये हो जाता है कि जी LIG इस्लामाबाद की बात कर ले, पंजाब की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, तो अगर तो LIG टूट के हो जाता है तो कोई इसके अंदर ना अखलाकी ना कानूनी कोई पेचीदगी नहीं होगी। मगर अगर PTI के लोग टूट के जो है ना हुकूमत बनाई जाती है इस्लामाबाद में, फिर काफ़ी सारे एक तो अखलाकी बड़ा मसला आता है। और ये मोरलेस कहा जा रहा है कि असद ज़रदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब के लिए हाँ कर दी है कि जनाब हाँ वही कैंडिडेट शायद होंगे। और अगर PTI के लोग टूटते हैं तो फिर एक तो ये है कि जाहिर है वो फिर माल पानी खर्चे का हॉर्स ट्रेडिंग है। और ये जो मैं कहता रहता हूँ कि जनाब 17-18 साल से 2008 के बाद सेनेट में खुफिया वोटिंग के अंदर जो है ना ऑफ कोर्स वहाँ पैसे खर्चे गए, ओपनली नहीं हुए। सो ये दोबारा एक बहुत ही गंदी सियासत की इब्तिदा होगी। और ये सिर्फ ये नहीं खरीदेंगे, वो भी खरीद सकते हैं। PTI वालों के पास भी ऑप्शन है कि ज़्यादा पैसे हैं या थोड़े पैसे हैं या कौन ख़रीदेगा, गवर्नमेंट के पैसे लगाएंगे, वो एक अलग पैसा है। मगर वो है, अब होगा कैसे? इसके अंदर एक कानूनी वो भी आ जाती है। मैंने आज काफ़ी लीगल एक्सपर्ट से बात की है, जो है ख़ास तौर पे बाबर अवान साहब से भी, क्योंकि इन चीज़ों को वो बड़ा समझते हैं कि जनाब ये होगा कैसे कि PTI के लोग जब टूटेंगे तो कहा जा रहा है कि जनाब वो वोट डाल लेंगे तो उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है कि उनके खिलाफ जो है डिस्क्वालिफिकेशन का। और आम ये तासुर है कि वो उसके बाद स्पीकर साहब उनको केस जो उनको डिस्क्वालीफाई करेंगे और वो इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। एक बहस ये है कि वो फौरन डिस्क्वालीफाई स्पीकर पे होंगे या इलेक्शन कमीशन नोटिफाई जब तक नहीं करता जब तक डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि फॉर एग्जांपल पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन लेना है, फिर जो नया कैंडिडेट होगा उसने कॉन्फिडेंस मोशन लेना है, वो उसको भी 172 आदमी चाहिए हैं। तो ये टाइम फ्रेम के मतलब भी क्लियर नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है कितनी जल्दी इसको कितनी देर के लिए बैठता है उस पर। अगर इतना टाइम मिल जाता है, 1-2 दिन के अंदर वो कॉन्फिडेंस मोशन लेता है और इलेक्शन कमीशन देर लगा देता है, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। बाबर अवान साहब ने एक दूरफिंतरी छोड़ी है। उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि वो अगर स्पीकर जब वो जो ही वो लोग पार्टी बदलते हैं और वो अपना शो कर देते हैं कि उन्होंने पार्टी बदल दी है, तो उसके बाद वो उनके काउंट नहीं करता स्पीकर कि क्योंकि आपने पार्टी बदलती है मैं आपको डिस्क्वालीफाई करता हूँ। तो मैंने कहा फिर वो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे? उन्होंने कहा फिर तो शरीकी लड़ाई आ गई ना,
तो फिर ये अदालतों के अंदर फैसला जाएगा। उनका ये कहना था, एक मैंने कहा ना, फिर तशरीह की बात है, इलेक्शन कमीशन की पावर्स हैं। आप ये बहस छिड़ जाएगी ना। जब बहस छिड़ जाएगी, आप कह रहे हैं स्पीकर नहीं कर सकता, बाबर अवान साहब कह रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है, स्पीकर कहता है मैं कर सकता हूँ, लॉ में लिखा हुआ तो कहीं पे नहीं है। वो ये बहस फैसला कौन करेगा? फैसला तो उस वक्त वहां तो असेंबली के अंदर स्पीकर की चलेगी, ये फिर अदालत में या इलेक्शन कमीशन के पास फैसला चलेगा ना, टाइम मिल जाएगा। स्पीकर का काम तो डकाने का है कि रेफरेंस भेज सकता है वो, जैसे हुकूमत ये आपकी वो है ना, अगर लॉ की है, लॉ की है ना, लॉ की तशरीह किसने करनी है? नहीं है, ये लॉ कहता है ये। ओहो, ये तो आप मैं भी यही समझता हूँ कि लॉ ये कहता है, मगर तशरीह अगर गन डालना है ना, फिर गन तो उस तरफ से पड़ रहा है, वो बंदे खरीद रहे हैं तो वो भी गन डाल देंगे नया, के लॉ की इंटरप्रिटेशन ही नहीं बना देंगे। मैंने कहा जी अगर वो स्पीकर को रिमूव कर दें लेट से पहले, तो उन्होंने कहा जी फिर डिप्टी स्पीकर के पास पावर आती है, डिप्टी स्पीकर भी यही करेगा। सो ये इस तरह की काफी सारा, उसको रिमूव करके अपना स्पीकर लेंगे ना। नहीं, स्पीकर तो हो, जब स्पीकर रिमूव होगा तो ऑटोमेटिकली स्पीकर के इलेक्शन के लिए डिप्टी स्पीकर बैठेगा, डिप्टी स्पीकर ये काम कर देगा। सो वो बुनियादी बात ये है कि एक बड़ी केओटिक और एक गंदी सियासत की ये इब्तिदा होगी। यहाँ पे ये बड़े काफ़ी सारे सवाल हैं कि जी वो केपी की और सिंध की और बलूचिस्तान की असम्बलियों का क्या होगा, वो टूटेंगी नहीं टूटेंगी, क्योंकि आज तक हमेशा सारे इलेक्शंस इकट्ठे हुए हैं। ये एक नई इब्तिदा बहस शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद ये है कि प्रेसिडेंट तो रहेगा, वो गवर्नर राज लगा देता है, अदालतों में फैसले होते रहे, वो कह देते हैं कि जनाब पंजाब के अंदर जराइम की सिचुएशन बड़ी खराब है, गवर्नर रूल लग गया, गवर्नर तो उनके ही रहेंगे। सदर की इंपीचमेंट के लिए 2/3 के खिलाफ गवर्नर राज लगाएंगे। नहीं, अगर गवर्नमेंट चेंज होगी पंजाब में, अगर अपनी हुकूमत के नहीं, फॉर एग्जाम्पल पीटी गवर्नमेंट नहीं रहती तो सदर रहेगा ना, लेकिन उसके लिए वजीर आजम की एडवाइस ये सदर को नहीं चाहिए होगी। नहीं, वो उस वक्त जो है, बात ये है कि अभी जो ही वो वाला होता है, नो कॉन्फिडेंस होता है, नहीं अभी नया प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आता, लड़ाई है ना उसके अंदर जो है। माजी में भी इस तरह की जड़ियाँ तशरीह की लड़ाइयाँ रहती हैं, अदालतों के पास मामला चला जाता है, गन डालना होता है। सो गन डालने के लिए दुर्फितनियाँ छोड़ी जाती हैं। एक पार्टी जब एक फाउल करती है तो दूसरी पार्टी भी फाउल करती है। ये माजी में भी इस तरह होता रहा है कि जो गवर्नर राज लगते रहे वो लीगल तो नहीं, अदालतों ने बाहर फेंक दिए, मगर वक्ती तौर पे तो लग गए। सो हर एक के पास, मैं कह रहा हूँ, तुरुप के कार्ड है। पंजाब के अंदर अब जो इतलाएँ आ रही हैं, आपने अपने इब्तदाइये में कह दिए जी परवेज़ लाई का काफ़ी खबरें चल रही हैं, मगर एक इतला ये है कि और कैंडिडेट भी हैं। एक कुछ लोग कह रहे हैं जनाब नून लीग का जो है अहमद खान साहब का भी कैंडिडेट हो सकता है, वो बड़े वेल कनेक्टेड हैं कई जगहों पे। फिर आ रही है कि पीटीआई का ही अगर जहांगीर ग्रुप में, तरीन के ग्रुप में से आ जाता है, तो फिर वो एक किस्म का उन पर इतलाक नहीं होता डिस्क्वालिफिकेशन का, क्योंकि वो अपनी ही पार्टी का कैंडिडेट ला रहे होंगे। पीटीआई का कैंडिडेट आ जाता है तो उसके ऊपर फिर वो अपनी पार्टी को अगर वोट देंगे तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, और इस बात का इतलाक वहाँ पे स्पीकर अपना है। तो उस सूरत में ये है कि अगर परवेज़ लाई साहब, मेरी इतला तो ये है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और आज दुनिया टीवी में वो कह रहे थे कि जनाब उनकी और परवेज़ लाई की और शहबाज शरीफ की भी मीटिंग हुई है, मगर फ़र्ज़ करें वो छोड़ें तो फिर यहाँ पे हो सकता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा वो शहबाज शरीफ साहब का दिलाएं। पर मुझे ये लगता है कि जैसे कैसे भी जो भी सिनारियो ले लें, ये आगे जाके ये आज तो वो ओपनली पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं डिज़ोल्व करनी है उसके बाद, और नून लीग वाले भी कह रहे हैं डिज़ोल्व करनी है। एमपी एमएनए जो भी है, मेरा ये हमेशा रहा है, आई विल बी प्रूव्ड रॉन्ग, कि उनका किसी का वक्त से पहले छोड़ने को दिल नहीं करता। सो काफ़ी सिंध बट्स हैं। मेरा ख्याल ये आपके साथ खाकवानी साहब हैं, तो ये जो नाम चल रहा है ख़ास तौर पे कि जनाब उनके ग्रुप में से कोई कैंडिडेट है, पॉसिबिलिटी हो जाती है तो वो एक नई निकल जाती है। अगर वो नहीं है तो क्लास साहब से ओपिनियन ले। इसाक खाकवानी साहब को हम टेलीफोन लाइन पर लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्लास साहब, इंटरेस्टिंगली मैं तो आप लोगों के दरमियान आप लोगों की जो सियासी बसीरत और एनालिसिस है एज ए स्टूडेंट ही फील करते हैं, लेकिन ये तमाम डिस्कशन में और इन इफ्स एंड बट्स में ये समझ आया है कि पीटीआई इज सीरियसली थिंकिंग फॉर द ऑप्शंस। और ये जो तमाम बातें बाबर अवान साहब को जिस तरह कोट कर रहे हैं आमिर साहब, कि एक सीरियस कंसिडरेशन इस वक्त मौजूद है और कुछ भी हो सकता है। पहले तो राणा साहब हमारे प्रोड्यूसर साहब जरा कोशिश करें कि खाकवानी साहब को अभी वो अगर ले सकते हैं। जी, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो है तो फिर मेरा ख्याल उन्हीं को ले लेते हैं। मैं अपनी दानिशमंदी जो है ना थोड़ी सी जी, अस्सलाम वालेकुम। इसाक खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी वालेकुम। जी खाकवानी साहब, अभी आमिर मतीन साहब बता रहे थे, और सारा जो खेल जो है आप लोगों को गिर्द आने वाला है कि इससे बचने के लिए जो लॉ ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग है, एक तजवीज़ ये भी दी जा रही है
कि जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है पीटीआई के अंदर, जो इन्फ्लुएंस है, आप लोगों ने 40-50 के करीब शो भी कराए थे, कि कोई वजीर आला इन्हीं में से सामने लाया जाए कि अपनी ही पार्टी के बंदे के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं तो बाकी पार्टीज उनके हक में वोट डाल रही हैं। आपके पास क्या खबरें हैं? और मेहरबानी फरमाइएगा उसमें आप अपने मुल्तानी सराइकी अंदाज में ना गोल मोल जवाब ना दीजिएगा, जो हमारा स्टाइल है कि नीदर नो नार यस वाला। सीधी बात करें, आप सीधी बात के लिए आप जाने पहचाने जाते, सराइकी ना खेलिएगा ये मेरे साथ, मेहरबानी। अगर मैं कहता तो जुर्म वाला हो जाना था। मेरी आप हजरात से एक मुद्दबाना गुजारिश है, पहले मेरी सुन लेंगे अगर आप बुरा ना मनाए तो। कि देखें, इमरान खान साहब के प्रोग्राम में सबसे पहले लूट मार करने वाले सियासतदानों को ठीक करना था। वो उनको किसी हद तक पहुंच गए हैं। अब वो लूट मार करने वाले अपना अफसरों को भी शायद वो कुछ दिनों में कुछ शायद उनको भी, उनके ऊपर भी शायद वो कुछ सोचें। आजकल वो मीडिया को ठीक करने और दुरुस्त करने के लिए वो बड़े वो हैं, कोशिश में हैं, और वो उनकी मंजिल मेरे ख्याल में उनको नजर आ गई है। उसमें ऑर्डिनेंस भी आ गए हैं और चीजें भी आ गई हैं, उनको भी ठीक करेंगे और जो बंदे उसको फैलाएंगे खबरों को उनको भी ठीक करेंगे। पहले तो आप अपना ख्याल करें, हमारा ख्याल जो है ना वो तो कुछ दिनों के बाद। सही आप है ना हमारी जमानत देने के लिए। हमारी जमानत किसने पकड़ लेनी है? हमें तो सब वो पहले गिरफ्तार करेंगे फेक न्यूज फैलाने में। तो अब आए ना सर, ये इस पे जो सवाल के जवाब पे आए जरा। अब लाहौर बैठे हैं, जरा बताएं ना, जरा लाहौर की बात बताएं सर। ऑनेस्टली मैं बताऊं कि जब हमारी मीटिंग हुई है, आप लोग मानते नहीं किसी की बात, क्योंकि आप लोगों के साथ लोग चक्कर देते हैं ना, तो आप सबको उसी तरह समझते हैं। मैंने आपको पहले दिन कह दिया था कि भाई साहब हमारी मीटिंग जरूर हुई है। उस मीटिंग में उन्होंने कहा है कि जी क्या कोई ऐसी मुस्बत बात किसी ने की हो जिसके हमने हाँ या ना में जवाब देना है। उन्होंने कहा जी अभी तो हमारे साथ कोई राब्ता ही नहीं हुआ किसी का, ना हमने मिले हैं ना किसी से बात की। लिहाजा हमने कहा जब बात होगी तो फिर जहांगीर खान को उन्होंने कहा कि ये आप चूंकि सारा हालात जानते हैं, आप हमारे तरफ से सब मिलके हम एक एक बंदा बोले और वो उसमें कोई अभाम रह जाए। आप जहांगीर खान साहब को उन्होंने कहा कि आप उसका फैसला कर लें और हमें भी मुताला कर दें कि जी आप ये फैसला कर लें। अभी तक कोई इस किस्म की आगे मुस्बत बात नहीं हुई, तो वो हम क्या मैं आपको अर्ज करूं। आज भी अपोजिशन को देखे ना, वो लाहौर तशरीफ ले आए हैं, सारे इकट्ठे हैं, सब मिले हैं, और वो कह रहा था, दोस्त कह रहे थे कि चौधरी साहबान को तो चौथी पांचवी दफा मिल रहे हैं। तो इतनी दफा तो उनको प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं मिले जितनी दफा अपोजिशन मिल चुकी है। तो पहले तो उनके अभी तक फैसला ही कोई नहीं हुआ कि क्या करना है क्या नहीं करना। और मेरी जो थोड़ी बहुत ही इतला आपके मसाजत से बड़े एक एंकर से हुई बात कल, तो वो कह रहे थे कि जी ये 2-3 दिन के अंदर अंदर इन्होंने अपना हर हालत में करना है नो कॉन्फिडेंस। नहीं खान साहब, आपके सोर्सेज एंकर रहे, मतलब ये है हम आपसे खबर निकलवाना चाहते हैं। आप इतनी टॉप इसमें उठते बैठते हैं, आप आगे से आप हमें नया खूह दिखा रहे हैं कि मैंने एंकर से पूछा, एंकर ने कहा ये 2 दिनों में। ये तो ना करें सर जी, फिर ये तो मुल्तानी वाला काम आप हमारे साथ कर रहे हैं। और दूसरा ये बताइएगा, जहांगीर तरीन साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुल्तान वाले क्या करते हैं? यही जो आप कर रहे हैं, यही जो आप कर रहे हैं। आपने कहा मुझे एंकर ने बताया है। सर हम आप बताएं, इतने माशाल्लाह यू आर वेल कनेक्टेड, इतने बड़ा आपका सियासी तौर पर कनेक्शंस हैं, उठना बैठना सारा दिन ये गॉसिप चलती रहती है। आप हमें बता रहे हैं एंकर से पूछे तो उसने कहा है। हुण सही में तो ना करो, जरा कुछ सीधी बात बताएं। नहीं ये फैक्ट है, मैं आपको बता दूंगा प्रोग्राम के बाद कि किसने मुझे बताया। तो ये वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये अब सीरियस हो गए। अब उन्होंने आज टास्क दे दिया है अपना जरदारी साहब को कि जो भी वो फैसला करेंगे और वो एक आदमी डील करेगा। अब देखिए, अब ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप। ये खबर दी है, मैंने पूरा 10 मिनट मेहनत के बाद आपसे खबर निकलवा ली है कि जरदारी साहब के हाथ में पावर्स दे दिए गए हैं कि वो किसको प्राइम मिनिस्टर या किसको चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं अपोजिशन की तरफ से। आप ये खबर दे रहे हैं बड़ी सारी। और वो उन्होंने कहा है कि आप हमारी तरफ से सबसे जो डील करें वो आप करें, कि पहले कहाँ करना है, दूसरी जगह कहाँ करना है, पहले
स्पीकर के खिलाफ करना है, पहले प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करना है, जो भी फैसला करें और जिससे भी राब्ता करें वो जरदारी साहब करें। उन्होंने अगर एक आदमी को कह दिया है, तो अगर हमने भी अपने एक बंदे को कह दिया कि भाई आप मिलके हाथी के पैर में सबका पैर, तो वो भी मान जाए ना जनाब। मैं आपको ये 8-10 दिन पुरानी खबर है, मगर बात अभी तक वही है, कोई उसमें कोई आगे पेश रफ्त नहीं हुई कोई किसी किस्म की। ये इनकी तरीन साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है सर, जो पिछले दिन रिपोर्ट हो रहा था? हाँ, रिपोर्ट वालों को पता होगा हुई है। तो कम एंकर ने क्या बताया सर इस मामले में? उन्होंने अभी तक पार्टी के किसी बंदे से, अपने दोस्तों को, किसी से अभी उन्होंने ये बात शेयर नहीं की, ना ही कंफर्म किया, ना ही निगेट। नहीं, खान साहब यहाँ पे लोगों ने चिड़िया रखी हुई है, आपने एंकर रखा हुआ है सर। चिड़िया वाले तो बहुत बड़े लोग हैं यार। तो एंकर ने आपको इस मीटिंग के मतलब क्या बताया सर? मैं तो कह रहा हूँ ये मीटिंग जो हुई है उसमें यही कहा है कि जरदारी साहब नहीं, हम तरीन साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग की बात कर रहे हैं आमिर साहब। आज मुश्किल में है खान साहब, आज जरा थोड़े से मुश्किल में लगता है कोई उसमें कोई ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मुझे जहांगीर खान साहब ने कोई उसके बारे में कोई चीज बताई नहीं कि मीटिंग हुई है या नहीं हुई। अगर आपके अखबार में आई है खबर, जैसे सबको पता है, मुझे भी उतना ही पता है। अब आप उसमें से निकालना चाहते हैं जस्ट बिकॉज मेरी जहांगीर खान से दोस्ती है, भाईचारा है, तो आप समझते हैं कि जी जहांगीर खान ने नहीं बताया तो इसाक खान से पूछ लेते हैं। नहीं सर, बात यह कि जब तरीन साहब मुश्किल में थे, पूरा 1-1.5 साल वो मुश्किल में रहे हैं, किसी ने डट कर, अगेन वी में डिसएग्री विद आपसे, बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफ है। तरीन साहब पे भी हमने बहुत सारे उनकी अच्छी बुरी बातें जो भी थी हम बातें करते रहे, फेयर हम एनालिसिस देते रहे, लेकिन अगर किसी ने 1-2 सालों में डट कर खड़े होकर उनको सपोर्ट दिए, वो तो आपने दिए। अब अगर उनके तरीन साहब के अच्छे दिन आने वाले हैं तो अब आपको उसमें से निकाल दिया उन्होंने कि आपको कोई खबर ही नहीं है। और आपको पता है, हमें पता है कि आप सबसे बड़े राजदान आप ही हैं, और ये रोज की मुलाकातें हैं। ये ना कहें कि इतने बड़े क्राइसिस में 3 दिन से यही नहीं पूछा। नहीं, ऑनेस्टली मेरी उनसे 3 दिन हो गए, वो कोई मुलाकात नहीं। आप नहीं मानेंगे, अब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। मैं आपको गलत बयानी आज तक कभी ना की है, ना मैं करता हूँ। अब अच्छा, यहाँ इस्लामाबाद पे आ जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ की क्या सिचुएशन है आपके? अच्छा चले पॉलिटिकल एनालिसिस ले रहे हैं, आपका एंकर क्या कहता है? चले हम उसको चिड़िया को छोड़ के, आपका एंकर क्या कहता है कि इस्लामाबाद में क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या इश्यूज हैं सर? वो तो यकीन थे, उन्होंने खुद अपनी तरफ से बगैर मेरे पूछे, मेरी कोई और बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये जो भी है ये सारा कुछ कल परसों ये दाखिल हो जाएगी नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके बकाव। अच्छा, इतनी करीब है, मतलब इसी वीकेंड पे या अगले हफ्ते के अर्ली? मतलब इसी तरह 2-4 दिन में वो कहते थे कि करनी पड़ेगी। इसके कई वजूहात हैं, और ये जल्द से जुलूस भी हैं, इसमें मार्च वाली कंडीशनैलिटी भी है, और ये जो कुछ होना है अभी होगा, तो ये आगे ये विल कल्मिनेट इनटू दिस। और लोग यही सर, ये अखबार की खान साहब खबर ये है, अखबार में जो छपी हुई है कि 163 लोग साइन करेंगे और उसके लिए नो कॉन्फिडेंस की ये मोशन पेश कर दिया जाएगा। वो जो बाकी जो 7 और 9 लोग हैं वो एलाइज में से आएंगे या आपके ग्रुप में से आएंगे? नहीं, देखें उनकी तो 1/4 उन्होंने शायद रिक्वायरमेंट है ना, मगर वो कह रहे हैं ताकत, अखबार छपा हुआ था, तारिक अजीज साहब बड़े मुतबर साफी है, उनकी खबर थी कि 163 लोग जो है ना पावर शो करने के लिए, जो टोटल स्ट्रेंथ है अपोजिशन की वो 163 है सबकी मिला के, तो उन्होंने कहा उन सब के तो साइन हम करवा के डालेंगे। हाँ, तो बिल्कुल, हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 1/4 है नो कॉन्फिडेंस के लिए, तो वो तो सारों को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। उनको तो 1/4 के लिए विद इन 3 डेज उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करनी पड़ेगी, और विद इन 7 डेज उसको अपना उस पर फैसला आएगा, हाउस को पुट हो जाएगा कि जी आप वोट करें इस पर। तो तो उसमें कानूनी चीज है, वो तो उन्होंने नंबर भाई साहब दखत तो करा के स्पीकर को देनी ही है, और ये भी हो सकता है कि स्पीकर के खिलाफ पहले दे दे। ये भी उन्होंने खुद ही कहा है कि हम स्पीकर के खिलाफ भी सोचे, मगर सारा इख्तियार उन्होंने जो है ना अकले कुल
वो है जरदारी साहब। इस वक्त मतलब जरदारी साहब पर भारी, मतलब जरदारी साहब पे भारी। अच्छा, दूसरे शायद इसलिए भी कर रहे हो कि नून लीग वाले खर्चे से घबराते, तो उन्होंने कहा जी जरदारी साहब से खर्चा करा ले, क्योंकि वो शाह खर्चा आदमी। एक और भी जरदारी साहब के बारे में मशहूर है, खर्चा तो अपनी जगह पे करते कराते हैं कि वो बड़े इंतहाई उसके इंसाफ के साथ सब में बांटते हैं, ये भी उनकी क्वालिटी समझी जाती है। अकेले पूरी देग खाने की कोशिश नहीं करते, वो देग में से सबको हिस्सा देते हैं। और शरीफों के बारे में मशहूर है ये सारी की सारी देग जो है ना अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए भी मेरा ख्याल है पोजीशन अलाइज उन पर खुश होंगे जरदारी साहब जो है ना वो हिस्सा बकदर जुस्सा तकसीम करें। जी हाँ। तो अच्छा, दूसरी उन्होंने आज जो ट्रंप चाल चली है उन्होंने कि जी हम शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर के लिए पुटअप करेंगे, वो उस पे ये बड़ी चाल है, ग्रीड एम्फेटिकली कह दिया उन्होंने। पहले तो कह रहे थे यूं तो यहाँ, अब उन्होंने कह दिया कि ही इज आवर कैंडिडेट। दूसरा, चौधरियों के पास जो बार बार जा रहे हैं, शायद उनको भी कह रहे होंगे कि भाई चलो नून लीग तो एडजस्ट हो गई नेशनल लेवल पे, प्रोविंस शायद उनको कह दें, क्योंकि देखे ना असल में इन सबका स्टेक जो है ना वो सबसे बड़ा पीडीएम और पीपल पार्टी का है स्टेक, और बाकी तो इस वक्त बाकी तो किसी न किसी तरीके से एडजस्टेड है जनाब। अच्छा, लास्टली तो सर, लास्टली खान साहब, एक ये भी मैं भी उन काशिफ अब्बासी साहब के साथ शो में था, बासी साहब ने बड़ा एक अहम पॉइंट उठाया, अगर ये अलाइज मतलब क्यू लीग या एमक्यूएम में से कोई एक पार्टी कह देती है, अनाउंस कर देती है, स्पीकर को कह देती है, लिख के भेज देती है कि हमने अपनी सपोर्ट वापस ले ली है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, तो फिर तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब पे आ जाएगा कि आप 172 बंदे पूरे करें, तो ये कर सकेंगे? ये बहुत जबरदस्त वो है। मगर आज मिनिस्टर फॉर आईटी एंड टेलीकॉम ने आपके हक में खत लिख के प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया है कि हम आपके ये जो ऑर्डिनेंस निकाला है जबान बंदी पे और लोगों को अपना आप रोक रहे हैं सहाफत से और लोगों के आप सजाएं मुकर्रर कर रहे हैं कि अगर वो बात करें आपके खिलाफ तो आप उन पर ये लगाएंगे, तो उसके बारे में तो एमक्यूएम ने लिख के भेज दिया है। और बल्कि जो उनका अपना मिनिस्टर है जिसने ये लॉ बनाया है, ये उसके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस है कि तुम हमारे मिनिस्टर हो गए, तुम हमारे से बगैर पूछे तुमने हुकूमत के साथ मिलके ये ऑर्डिनेंस बना दिया है और जबान बंदी का और लोगों को तंग करने के लिए, और ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट मूव है। बहुत शुक्रिया खान साहब। आखिर आपसे मैंने मुल्तानी और सरायकी खेल के एक बड़ी खबर निकलवा ही ली है, बड़ी कोशिशों से आपके एंकर ने आखिर बता दिया है कि जनाब असल पावर फैसले जो करने हैं ना वो सारे के सारे आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ में दे दिए गए। बहुत शुक्रिया सर, हम आपको आने वाले दिनों में आपको ज़हमत देते रहेंगे सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसाक खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि जो सफारती एक मोड़ है और दौरा रूस है वजीर आजम का, ये कितना अहम है, इसके बारे में क्या इत्तलात हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, बात करेंगे रशिया का ये जो इम्पोर्टेंट विजिट है प्राइम मिनिस्टर का, और 2 डेकेड्स के बाद कोई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो इस दौरे पे गए। टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे साथ मौजूद हैं लाइव मॉस्को से शहजाद अनवर फारूकी साहब, ही इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट एंड एडिटर नवाए वक्त इस्लामाबाद। उनसे भी हम ले सकते हैं इनपुट। जी, ये ऐसे मौके पे प्राइम मिनिस्टर का विजिट आया कि इस वक्त दुनिया जो है ना 2 कैंप्स में डिवाइड हो चुकी हुई है और यूक्रेन की सूरत हाल की है ना बिल्कुल जंग के धाने पे है। आज अमेरिका ने और नेटो ने सैंक्शंस किए हैं, वो जो अपनी पाइपलाइन है उसको कैंसिल कर दिया है, और हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले से ही प्राइम मिनिस्टर अपने न्यूज़वीक के इंटरव्यू में बता चुके हैं कि जनाब ये पहले से ही ऑर्डेन्ड था, ये प्लान था, तो हमारे लिए कैंसिल करना भी बड़ा मुश्किल था। मगर ये हम शहजाद अनवर फारूकी साहब का फ़ायदा उठाते हुए इनसे एक तो 2 बातें। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है शहजाद? जी वालेकुम अस्सलाम, और बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, बहुत शुक्रिया। 2 बातें आपसे पूछना चाहते हैं। एक तो हमें बताएं कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो आमद हुई तो किस तरह हुई, वहाँ पे किस तरीके से इस मौके पे दिया, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है। दूसरा भी प्राइम मिनिस्टर की तकरीर और मीटिंग्स वगैरह तो कल होगी, उसके बाद फैसला होगा कि क्या कहा गया और उसकी क्या नुएंसेस थी।
मगर आपकी ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर के स्टाफ से और जो है वहाँ लोगों से बातचीत हुई होगी, तो हमारी तो ये है जो पाकिस्तान की पोजीशन है कि हमें बड़ा बैलेंस रखना है कि हम एक कैंप का हिस्सा ना बने और वहाँ ऐसे मौके पे भी गए हैं मगर बड़ी डेलिकेटली हैंडल करना है कि ये भी नज़र ना आए कि हम बिल्कुल इस कैंप में हैं, मगर ये भी नज़र ना आए कि हम बिल्कुल ही यूक्रेन के ख़िलाफ़ हैं या रूस के साथ है। तो ये आपको नज़र आया कि इस तरह की वहाँ पे सोच पाई जाती है पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक स्टाफ में? जी आमिर मतीन साहब, बिल्कुल मैं जो कुछ कहना चाह रहा था मोस्टली आपने वो सारा कुछ खुद ही बयान कर दिया। ये बड़ी ही अजीब बात है कि ऐसे मौके पे जब वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो 23 साल के बाद इस आम मुल्क के दौरे पे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ये एक अजीब व गरीब किस्म की सजा पाई जा रही है कि वो दौरा उनको कैंसिल कर देना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। देखिए, ये जो यूक्रेन की सिचुएशन है ये तो अभी रिसेंटली पैदा हुई है, लेकिन इस दौरे के लिए तो काफी काम हुआ है। आपको पता है कि सिफारती चैनल्स कितना स्लो काम करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ये जो हमारे सिफारतकार हैं उनमें से जिन लोगों से हमारी बात हुई वो काफी इस हवाले वो एक्टिव हैं कि वो इसको बैलेंस अप्रोच के साथ लेके चल सके, जिसमें इस विजिट के फ्रूट्स तो हम हासिल कर पाए लेकिन इसके जो हैं या आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनसे हम बच पाए। ये बड़ी वाइज बात होगी क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का एक शिफ्ट है, पॉलिसी शिफ्ट है खारजा की पॉलिसी में, जो कि हम जो मशरक की तरफ हम देखना शुरू कर रहे हैं। तो उस हवाले से यहाँ पे हमारी तो मिडिल ईस्ट और जो साउथ एशिया डेस्क की एडिटर है उनका नाम है डियाना अल फसीम, तो उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि वो यूक्रेन के इशू पे हमारा साथ देगा, और मेरा नहीं ख्याल कि रूस को इस पे हमारी कोई मदद चाहिए होगी। बल्कि अगर वहां से देखा जाए पाकिस्तान की खबरों को तो यूक्रेन की तरफ से अपील आई है कि पाकिस्तान जो है वो एक एटमी मुल्क है और वो इस मामले पे बात करे। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल कैसा हुआ शहजाद? वहाँ पे जंग में वो बिजी हैं रूस। अच्छा, ये देखिए आज यहाँ पे आम तातील है रूस में, तो सड़कों पे तो उस तरह से रश नहीं है जितना पिछले 2 दिन से हम लोग देख रहे थे। एयरपोर्ट के एक मखसूस हिस्से पे जो कि वीवीआईपी अराइवल के लिए इस्तेमाल होता है, वहाँ पे सुर्ख कारपेट बिछाया गया और इनके हवाले से वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया उनको, और यहाँ पे प्रोटोकॉल और तरह के हैं। यहाँ पे उन्होंने बाकी वक्त को अलहदा कर दिया, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जो है उनको इस बात का अहल समझते हैं ये लोग कि उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए, तो बाकी जो वक्त है वो उनके साथ खड़ा नहीं हो पाता। उसके बाद यहाँ पे दोनों मुल्कों के कौमी तराने जो है वो बजाए गए और उसके बाद वो उनको तेजी से लेके निकल गए और उनको बाकी वक्त से अलहदा कर दिया। अब वो 12 घंटे जो है 4 सीजन होटल के अपने स्वीट में एक जो सिक्योरिटी बबल है ये कोविड के हवाले से, यहाँ पे कोविड के हवाले से बहुत सख्ती है, तो उनको अलहदा कर दिया गया है। और कल 11 बजे वो सुबह गुमनाम सिपाहियों की यादगार पर जाके वो हाजिरी देंगे और वहाँ पे फूल चढ़ाएंगे, और उसके बाद जाहिर है उसके बिल्कुल साथ ही क्रिमलन में उनकी रूसी सदर से मुलाकात होगी। तो ये वहाँ पे बाकी इसके यूक्रेन के हवाले से जरा उस पर अपडेट दे दें कि वहाँ पे आप बैठे हुए वहाँ पे क्या बज़ है पूरे, क्या है उसमें मॉस्को में, उसको कैसे लिया जा रहा है? कोई वार का खतरा है? कोई वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ें कोई नज़र तो नहीं आ रही हैं आपको वहाँ बैठ कर? अच्छा देखिए, ये जो रूस के अंदर आहियाए नौ की एक सोच है या अपनी ताकत का या अपनी उस पोजीशन को हासिल करने की ख्वाहिश है, वो आपको पता है वो तो बड़े दिनों से बड़े सालों से उनके अंदर पनप रही है। और पुतिन जो है वो एक तरह से अलामती तौर पर उस सारे सेगमेंट की नुमाइंदगी करते हैं जो रूस की उस पोजीशन की बहाली के ख्वाह हैं। तो ये नेचुरल है यहाँ पे उनके अंदर कि वो ये चाहते हैं कि वो अपने खोए हुए हिस्से जो हैं वो अपने साथ किसी तरह से जोड़ लें। लेकिन यहाँ पे एक और इशू है जो बड़ा जबरदस्त है कि यहाँ पे लोग ज्यादातर अंग्रेजी में बात करना पसंद नहीं करते और कम्युनिकेशन के हवाले से आम लोगों की उस तरह से राय यहाँ पे नहीं ली जा सकती कि वो किस तरह से फील करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि इन लोगों का मसला ये नहीं है कि इनको इंग्लिश आती नहीं है, ये
मेरा ख्याल है जर्मन और चाइनीज की तरह ये मेरा ख्याल है इस बात पे ज्यादा खुश रहते हैं कि वो ये फील आपको कराएं कि वो फ्रेंच के बारे में वैसे कहा जाता है। अच्छा, ये वहाँ पे कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर कोई नहीं है, आप उनको अगर स्टडी कर रहे हो कि वो वार को या इस तरह की सिचुएशन को कैसे कवर कर रहे हैं? जी, इस तरह का कोई न्यूज़पेपर जिस होटल में हम ठहरे और वहाँ पे हमारी एक्सेस नहीं है, लेकिन जाहिर है कि हम उसको यहाँ पे इंटरनेट पे देख पा रहे हैं। तो वहाँ पे फील यही है कि वो उन्होंने ये इंडिया दिया है कि हम अपने जो हमारे लोग हैं उन इलाकों में, वो अब चूंकि उन्होंने ओन कर लिया है उन लोगों को जो वहाँ रहते हैं, और जाहिर है कि इन लोगों को वहाँ पे बैकिंग है, तो वो कह रहे हैं कि हम उनकी सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। 1,90,000 के करीब फौज जो है वो वहाँ पर उन्होंने बॉर्डर्स के साथ तैनात कर दी है, और वो किसी भी छोटी मोटी, बल्कि आज हम जब जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ तो हमें फौजी गाड़ियों की नकलो हमल नजर आई। अब ये हम यकीन से नहीं कह सकते कि ये उसी सिलसिले की कड़ी है या ये यहाँ पे मामूल का मामला है, लेकिन यहाँ पे ये बात तय है कि वो एक मौके की तलाश में है कि अगर ऐसा कोई मौका बनता है जिसमें यूक्रेन या कोई और दीगर जो इत्तेहादी हैं उनमें से कोई अगर कोई मुसल्लह हरकत करता है तो उसका जवाब देने के लिए ये बिल्कुल तैयार है। शहजाद, ये अभी जिस तरह बर्लिन की सूरत हाल थी कि दो हिस्सों में बट गया था, उस तरह ही यूक्रेन का पहले क्रीमिया गया और अभी दो सूबों को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और कुछ अपनी फौजें भी वहाँ भिजवाई हैं। तो उसके बाद सैंक्शंस लग गई हैं, अमेरिका ने भी सैंक्शंस का ऐलान किया गया है, जर्मनी ने भी अपनी पाइपलाइन कैंसिल कर दी है। तो वो सैंक्शंस का और इसका रूस में आपकी ज़्यादा लोगों से अंग्रेज़ी की वजह से बातचीत तो नहीं हो चुकी, पर फिर भी वहाँ बैठे में एक फील आ जाती है। तो वो इन सैंक्शन से या इन काउंटर मेजर से कितने के रशियंस मरऊब हैं? अच्छा, ये यहाँ पे कोई इस तरह का कोई वरीइंग साइन नहीं नजर आता कि वो सैंक्शंस के हवाले से कोई परेशान है। उन्होंने अपनी तैयारी इस हवाले से मुकम्मल कर रखी है। बल्कि ये जो आपने तैयारियों का, ये जो आपने पाबंदियों का जिक्र किया, ये जो पाबंदियां हैं इनमें मजीद सख्ती की डिमांड कर रहे हैं यूक्रेन और पोलैंड और ये जो मशरकी यूरोपीय जो रियासतें हैं, लेकिन इस बात को ज्यादा बॉदर नहीं कर रहे यहाँ पे, उस तरह से अहमियत नहीं दे रहे हैं। उनके ख्याल में वो इस काबिल हैं अब। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि हमें मास्को आके बड़ा अजीब लगा कि हम इसको कुछ पसमानदा और शायद सस्ता हाल किस्म का वो जान रहे थे, लेकिन ये मास्को जो हम देख रहे हैं ये कदीम और जदीद का बड़ा खूबसूरत इंतजाज है, जहाँ पे आपको नई नई बिल्डिंग्स भी नजर आएंगी, इंटरनेट की स्पीड इतनी अच्छी है। और जहाँ पर अब मैं मौजूद हूँ, हम चूंकि खाने के लिए होटल के दरवाजे पे हैं, तो यहाँ से अगर आप स्काइप पे लेंगे तो आपको ये जो इसका सिग्नल है हमारी सिम का, वो बिल्कुल ठीक रिजल्ट भी देगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे इशरात, कल हम आपको लेंगे तफसील से, हम कोशिश करेंगे स्काइप पे लें। आज तो आपकी थोड़ी मसरूफियात फंस गई थी, तो टाइम आप जरा इस पर जरा स्पेयर रखिएगा। लास्टली ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ा रिस्क लिया है, तनकीद हुई है, मतलब दुनिया में भी हो रही थी, पाकिस्तान में कुछ लोग कह रहे थे कि इस वक्त पूरा यूरोप अमेरिका जब उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, रशियंस के साथ उनका मसला चल रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है, गए हैं। तो रशियंस इसको कैसे देख रहे हैं, इसको जेस्चर को कि जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है? देखिए, यहाँ पे मैं जो समझ पाया हूँ, यहाँ पे चूंकि भारतीय लॉबी बड़ी अरसे से यहाँ पे आपको पता है कि मुतहर्रिक किया और उनका यहाँ पे बड़ा असर व रसूख है। ये फील हर जगह पे आती है कि यहाँ पर ज्यादा असर व रसूख भारतीय मीडिया का है। जो रशियन है, जो खास एक क्लास है, आम रशियन को शायद पाकिस्तान के साथ उस तरह से मेरा ख्याल है ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो इंटेलिजेंसिया के लोग हैं, जिस तरह से अखबार में जिनसे हमारी कल भी मुलाकात हुई, इसी तरह से कुछ जो हमारे दफ्तर खारजा के लोग थे, उन्होंने भी कुछ लोगों से मुलाकात करवाई। तो उसके दौरान हमें उससे हमें ये लगता है कि ये अपनी पॉलिसी ये भी चेंज कर रहे हैं। इनके मुताबिक ये अब जो जनूबी एशिया है इसमें देख रहे हैं, और चूंकि इंडिया का साथ उन्होंने देख लिया, अब वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान को अब एक अहम मुल्क करार दे रहे हैं। मैं अगर आपकी इजाजत से इसका इख्तिताम कर दूं कि कल जो उन्होंने बताया कि शहदा के कब्रिस्तान पे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक जेस्चर है। जिस तरह वाजपेयी साहब मीनार पाकिस्तान पे गए थे, क्योंकि ये काफ़ी सारे शहदा जो हैं वो हैं जो अफगानिस्तान की जंग में मारे गए और हमारे खिलाफ लड़ते हुए मारे गए, तो प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे जाना ये एक बड़ा सिंबॉलिक जेस्चर है।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शहजाद अनवर फारूकी हमारे साथ लाइव मॉस्को से मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे इस अहम दौरे के बारे में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।